नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2। ये है प्रश्न संग्रह 5.2। इसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? आकृति 5.22 में चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। बिंदु P तथा बिंदु Q क्रमशः भुजा ए बी तथा भुजा डी सी के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और जो बिंदु P है वो क्या है? भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और जो बिंदु Q है वो भुजा डी सी का मध्य बिंदु है। और हमको क्या सिद्ध करना है? ए पी सी क्यू ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से हमको दिया गया का मतलब क्या हो गया? ये आ जाएगा हमारा दत्त है ना, हमको दत्त में दिया गया। अब क्या बोल रहा है? देखो कि ए बी सी डी अगर हमको समांतर चतुर्भुज दिया गया है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि रेख ए बी जो है वो रेख डी सी का समांतर है। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए बी समांतर है रेख डी सी का। इसका कारण क्या बनेगा? इसका कारण बनेगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, होती है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं, जैसे ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए पी जो है वो क्यू सी के समांतर है। भाई समांतर तो वही लाइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात रेख ए पी समांतर हो गया रेख क्यू सी के। इसका रीजन क्या आएगा? ए पी बी एक रेखीय है और दूसरा क्या है? डी क्यू सी ये भी एक रेखीय। इसको दे देते हैं कथन ए। अब क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए बी डी सी के सर्वांगसम भी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा डी सी। इस तरीके से लिखेंगे ना। देखोगे ये सर्वांगसम है, यहाँ पे क्या आएगा? इसका कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, एक समांतर होती है और सर्वांगसम दोनों होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भुजा ए बी बराबर भुजा डी सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मालूम है? इसमें ना आधे से गुणा करते हैं, मतलब 1/2 से गुणा करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर तो इसको 1/2 से गुणा कर दे। देखोगे ये क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे ए बी बराबर 1/2 गुणे डी सी। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं 1/2 गुणे ए बी मतलब क्या हो गया? ए बी का आधा। देखो कि ये ए बी है ना, ए बी के आधा को हम लोग ए पी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए पी बराबर, अब यहाँ पे देखो कि डी सी का आधा,
डीसी के आधे को हम लोग क्या लिख लेते हैं, क्यूसी लिखते हैं। यहाँ पे लिख लिया क्यू सी। अब यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, चलेगा क्या, रेख ए पी सर्वांग सम रेख क्यू सी, ऐसा चलेगा। अब ये जो आया ना कथन एक और कथन दो, तो ध्यान से देखोगे रेख ए पी समांतर है क्यूसी के, और यहाँ पे आ गया रेख ए पी सर्वांगसम है क्यूसी के। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी चतुर्भुज रहेगा, अगर उसकी दोनों जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर भी होगी और सर्वांगसम भी होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वो जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे लिखते हैं चतुर्भुज ए पी सी क्यू में क्या आया, कथन एक में क्या आया है, रेख ए पी समांतर है रेख क्यू सी से, ये कथन एक में है। कथन दो में क्या आया है, रेख ए पी सर्वांगसम है रेख क्यू सी का, ये आ गया कथन दो। देखोगे ये दोनों क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है। तो हम लोग को पता है कि हमारा प्रमेय क्या बोलता है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर तथा सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे समांतर भी हो गया और सर्वांगसम भी हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहले देखोगे ए बी सी डी, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। जब समांतर चतुर्भुज रहता है तो ए बी और यहाँ पे डी सी ये क्या होता है, समांतर होगा। जब ये समांतर हो जाएगा तो ए पी और क्यू सी भी समांतर होगा। ये तो पहला कथन आ गया। अब दूसरे कथन में क्या है, ए बी और यहाँ पे डी सी जो है वो सर्वांगसम होगा, बराबर बराबर होगा। तो आधा से गुणा कर देंगे तो ए पी आ जाएगा और ये क्यू सी आ जाएगा। तो ए पी और क्यू सी सर्वांगसम आ गया। अब इसका जब समांतर भी है और सर्वांगसम भी है तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये जो प्रमेय है आप लोगों को याद होना चाहिए कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम या समांतर होती है वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बनाते हैं, ए बी सी डी। इसको हमको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो ये और इजी है, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, यह एक आयत है, एक आयत है। अब यहाँ पे देखो कि जब ये आयत रहेगा तो इसके कोण कितने अंश के होंगे, ये 90 अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा और यहाँ पे ये 90 अंश का जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी बराबर 90 अंश और यहाँ पे कोण डी बराबर ये 90 अंश। ये चार के चारों का रीजन क्या आएगा, आयत के कोण 90 अंश के होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आयत के कोण 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये हमको दिया गया है, मतलब यहाँ पे आयत है तो ये तो हमको दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए सर्वांगसम कोण सी, कोण ए सर्वांगसम कोण सी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, भाई कोण ए भी 90 अंश का है, कोण सी भी 90 अंश का है। और क्या लिख सकते हैं, कोण बी सर्वांगसम कोण डी लिख सकते हैं, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश, मतलब सबका सब 90 अंश का है तो ये बराबर बराबर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों
की जोड़ियां सर्वांग सम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको ये बताना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी ये एक आयत है। आयत के जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 अंश के हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। प्रत्येक 90 अंश का दिया गया तो मतलब ये बराबर बराबर हो जाएगा। उसके बाद में प्रमेय लिख लेंगे, जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, आकृति 5.23 में बिंदु जी त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है। किरण डी जी पर बिंदु एच इस प्रकार ले कि डी जी एच तथा डी जी बराबर जी एच हो तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज जी ई एच एफ समांतर चतुर्भुज है। देखो कि जी ई एच एफ इसको हमको समांतर सिद्ध करना है। और क्या बोला गया है कि बिंदु जी जो है डी ई एफ की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है। ये क्या है, इसका संगमन बिंदु या संगामी बिंदु है। और किरण डी जी पर एच इस प्रकार लेके डी जी एच, देखोगे डी जी एच एक लाइन में होनी चाहिए। और जो डी जी दिया गया हमको, देखोगे डी जी जो दिया गया वो किसके बराबर दिया गया है, जी एच, ये इसके बराबर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे ना एक बिंदु और ले लेते हैं, इसको यम ले लेते हैं। ये जो ये बिंदु कट रही है इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, बिंदु यम ले लेते हैं। तो हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना बिंदु डी से खींची गई माध्यिका रेख ई एफ को बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित करती है। इसको हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, बिंदु जी यह संगामी बिंदु है। ये हमको यहाँ पे दत्त में दिया गया। तो देखोगे जब भी संगामी बिंदु होती है, जैसे यहाँ पे लिखा गया बिंदु जी संगामी बिंदु है ना, तो माध्यिका को क्या करती है, मतलब डीएम को क्या करेगी, 2:1 में विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे संगामी बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2:1 में विभाजित करता है ना, तो 2:1 में विभाजित तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, माध्यिका क्या बनेगी, डीएम माध्यिका है ना, तो वो किस में विभाजित हो रहा है, डीजी और जीएम में। तो यहाँ पे लिखेंगे डीजी अनुपाते जीएम बराबर 2:1 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डीजी अपॉन में मतलब बटे में जीएम बराबर 2/1 हो जाएगा ना, इसको बटे में लिख दिया। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो तो ये हो जाएगा डीजी बराबर 2GM। ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, डीजी बराबर जी एच, ये हमको दत्त में दिया गया। तो यहाँ पे लिखते हैं
डी जी बराबर जी एच, ये हमको यहाँ पे दत्त में दिया गया है। तो देखो कि डी जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आया डी जी बराबर 2gm, यहाँ पे लिखते हैं 2gm बराबर ये जी एच वैसे का वैसे लिख दो। ये किससे आ जाएगा, कथन एक से, यहाँ पे लिख देते हैं कथन एक से, ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, देखोगे 2gm वैसे का वैसे लिखा, देखोगे यहाँ पे जी एच दिया गया, ठीक है। ये जी एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एम धन यम एच लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लिया जी एम धन यम एच, मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे देखोगे ये प्लस जी एम इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम हो जाएगा। तो 2gm माइनस जी एम बराबर यम एच हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे 2gm में से एक gm जाएगा तो कितना जाएगा, ये gm हो जाएगा बराबर यम एच, ये हमारा कथन 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो कि gm जो है वो यम एच के बराबर आ गया है ना, ऐसे दिया गया ना। देखो gm बराबर यम एच, मतलब ये वाला gm यम एच के बराबर आ गया है। और यहाँ पे अभी हमने जो रचना किया था कि ये माध्यिका है, तो माध्यिका होने पे क्या हो जाएगा, यम जो है एफ की मध्य बिंदु हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु यम यह भुजा ई एफ की मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई एम बराबर यम एफ, इसको दे देते हैं कथन 3। चतुर्भुज जी ई एच एफ में इसमें क्या क्या आया है, देखोगे रेख जी एम बराबर या सर्वांग सम रेख यम एच, ये आया है कथन 2 से। उसके बाद में रेख ई एम सर्वांग सम रेख यम एफ, यम एफ, ये आ गया है कथन 3 से। हमारा प्रमेय क्या बोलता है, जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए चतुर्भुज जी ई एच एफ समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को ये जो नियम है वो याद होना चाहिए कि बिंदु डी से खींची गई माध्यिका ई एफ को एम पर प्रतिच्छेदित करती है, और बिंदु जी यह क्या है, संगामी बिंदु है। जब ये संगामी बिंदु हो जाएगा, संगामी बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है, ये आप लोगों को तो पता है। तो क्या हो जाएगा, डी जी एम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा, तो डी जी बटे जी एम बराबर 2/1। तिरिया गुणा कर दिया तो डी जी में 1 का गुणा हुआ तो डी जी, और जी एम में 2 का गुणा तो 2gm। लेकिन हमको दत्त में क्या बोला गया, डी जी बराबर जी एच है, तो हम लोग डी जी के जगह पे 2gm रख देंगे और जी एच की जगह पे जी एम धन यम एच रख देंगे। तो ये जी एम प्लस और ऐसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2gm में से 1 gm गया तो एक ही gm बचेगा, मतलब gm बराबर यम एच, ये कथन 2 आ गया। अब बिंदु यम यह भुजा ई एफ की मध्य बिंदु है। देखोगे हमको यहाँ पे माध्यिका दिया गया तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो ई एम बराबर यम एफ आ जाएगा। ये कथन नंबर 3 हो गया। अब कथन 2, 3 में क्या बोला गया है कि इसके विकर्ण जो है समद्विभाजित करता है।
जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये तो हमको नियम पता है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज आयत होता है। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ये हमको क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज है। इसके जो चारों कोण हैं, चारों कोण का समद्विभाजक, मतलब ये इसका समद्विभाजक है, ये इसका है, ये इसका है, हर एक कोण का समद्विभाजक किया गया है और उससे जो निर्मित कोण हुआ है पी क्यू आर एस, ये हमको बताना है कि ये आयत है। जब हमको ये बताना रहेगा कि ये आयत है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी इसके कोण है उसको क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ये 90 अंश का है क्या। जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ये आयत है। तो यहाँ पे करते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमको दत्त में दिया गया है, ये आ गया हमारा दत्त। तो हम लोग यहाँ पे दो संलग्न कोण पकड़ते हैं। तो मैं क्या पकड़ता हूं, कोण ए डी सी और कोण बी सी डी। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। यह आप लोगों को पता है, संपूरक होते हैं। जब ये संपूरक होता है तो संलग्न कोण कौन सा है, कोण ए डी सी धन कोण बी सी डी, बी सी डी ये कितना हो जाएगा 180 अंश का। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पे समद्विभाजक बोला गया है ना। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर तो दोनों पक्षों में गुणा करना है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण ए डी सी धन कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। अब इसमें क्या करना है, सब में हमको क्या करना है, आधे से गुणा करना है। यहाँ पे भी आधे से गुणा किया, यहाँ पे भी आधे से गुणा किया और यहाँ पे भी आधे से गुणा कर दिया। तो ये देखो कि ये इससे कट जाएगा ना, ये आ गया 90 अंश। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं ए डी सी का आधा, देखोगे ए डी सी का आधा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख लू क्या, पी डी सी। यहाँ पे लिख लेता है कोण पी डी सी धन, अब यहाँ पे बी सी डी का आधा, देखोगे बी सी डी इसका आधा मैं क्या लिख सकता हूं, पी सी डी। यहाँ पे लिख लिया कोण पी सी डी बराबर ये आ गया 90 अंश का। यहाँ पे लिख लिया कथन 1 से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला ये त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, पी डी सी। यहाँ पे लिखो त्रिभुज पी डी सी में देखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो तीनों कोण यहाँ पे लिखते हैं, कौन कौन सा तीनों कोण आएगा, देखोगे यहाँ पे डीपीसी पहला कोण बना, यहाँ पे लिखेंगे कोण डीपीसी। उसके बाद में पीडीसी, कोण पीडीसी धन, और कौन सा बनेगा, पीसीडी, कोण पीसीडी। ये तीनों का मिलाकर के कितना हो गया, 180 अंश। तो ध्यान से देखोगे कोण डीपीसी ये तो हमको दिया नहीं गया है, धन देखोगे पीडीसी और पीसीडी इसका कितना आया है, ये 90 अंश आया, दोनों का टोटल 90 अंश आया ना। तो हम लोग क्या कर रहेंगे, इसके जगह पे ये लिख देंगे 90 अंश
बराबर 180 अंश। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए कोण DPC धन 90 अंश बराबर 180 अंश। ये तो है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। कोण DPC बराबर 180 अंश, ये प्लस 90 इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 अंश हो जाएगा। इसलिए कोण DPC बराबर ये आ गया हमारा 90 अंश। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं DPC, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या, SPQ, कोण SPQ बराबर 90 अंश। देखोगे DPC ये कोण बन रहा है, वही SPQ भी यही कोण बनेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं देखोगे, अभी हमारा क्या आया है, कोण P आया ना, SPQ आया, फिर SRQ, कोण SRQ ये भी हम 90 अंश सिद्ध कर सकते हैं। फिर PSR, कोण PSR ये भी सिद्ध कर सकते हैं, ये 90 अंश है। और यहाँ पे PQR, कोण PQR इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये 90 अंश है। कहने का क्या मतलब, ये तीन के तीनों के लिए इसी तरीके से करोगे तो हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये 90 अंश का आ जाएगा। देखोगे जब चार के चारों कोण 90 अंश का आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज PQRS में कोण SPQ बराबर कोण SRQ बराबर कोण PSR बराबर कोण PQR बराबर, ये चार के चारों कोणों के माप आ गया 90 अंश। इसलिए चतुर्भुज PQRS यह आयत है। कुछ इस तरीके से हमको सॉल्व करना है या सिद्ध करना है। तो इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो इसको कैसा करना है देखोगे, ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दत्त में दिया गया। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। यहाँ पे देखोगे संलग्न कोण एक ले लिया ADC, दूसरा ले लिया BCD। अब उसके दोनों पक्षों में आधे से गुणा करने पर, आधा से जब गुणा करोगे तो ADC का आधा कितना हो जाएगा, PDC हो जाएगा, और BCD का आधा कितना हो जाएगा, PCD हो जाएगा। इसका आ गया 90 अंश। अब ये जो 90 अंश है वो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों में रख देंगे, तो 90 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे DPC आ गया 90 अंश। जब DPC 90 अंश है, देखोगे DPC 90 अंश है, तो हम लोग लिख सकते हैं SPQ भी 90 अंश का ही होगा, भाई सेम कोण है। इसी प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, तो हमारा 90 अंश आ जाएगा। इसलिए चतुर्भुज PQRS यह एक आयत है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न में क्या दिया गया, संलग्न आकृति 5.25 में समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं पर PQRS इस प्रकार है कि AP बराबर BQ बराबर CR बराबर DS। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। मतलब हमको ABCD ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है, और क्या बोला गया, AP जो है BQ के बराबर है, RC के बराबर है और DS के बराबर है। और हमको सिद्ध क्या करना है कि PQRS यह एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखते हैं चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या है, ये है दत्त। उसके बाद में और दत्त में हमको क्या जरूरत पड़ेगा, AP बराबर CR, ये भी आएगा दत्त। इसको लिख लेते हैं कथन 1, तब ये जाकर के हमारा आ जाएगा। अब ये देखोगे ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बराबर CD। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम
होती है। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या होगा, ए बी बराबर सी डी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए पी धन पी बी। यहाँ पे लिखेंगे ए पी धन पी बी। और सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर धन आर डी। यहाँ पे लिखेंगे सी आर धन आर डी। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक करते हैं तो ध्यान से देखोगे, ए पी को मैंने वैसे ही लिखा, पी बी वैसे ही लिखा। देखोगे सी आर की जगह पे मैं ए पी लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए पी, क्योंकि ये बराबर है धन आर डी। ये किससे आ जाएगा, कथन एक से। इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। तो अब अगर हम लोग ध्यान देते हैं, बराबर के इस साइड में भी ए पी है और इस साइड में भी ए पी है, मतलब ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी बी बराबर आर डी। ये आ गया कथन 2। देखोगे अब हम लोग कौन सा कोण पकड़ते हैं, ये वाला कोण पकड़ते हैं और एक ये वाला कोण पकड़ते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी और यहाँ पे ए डी सी। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण ए डी सी। ए डी सी ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यही आएगा ना। तो सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये सम्मुख कोण हमारा है, देखोगे बी से ये सम्मुख कोण हो गया, तो हम लोग ए बी सी को पी बी क्यू लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात कोण पी बी क्यू सर्वांग सम। यहाँ पे देखोगे ए डी सी को हम लोग ये लिख सकते हैं आर डी एस। यहाँ पे लिखेंगे कोण आर डी एस। ये आ जाएगा हमारा कथन नंबर 3। आर डी एस एक ये त्रिभुज ले लेते हैं और पी बी क्यू यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी बी क्यू तथा त्रिभुज आर डी एस में। मतलब इसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि कौन सी कसौटी लग रही है। यहाँ पे देखोगे बी क्यू और यहाँ पे डी एस ये हमको दिया गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं रेख बी क्यू सर्वांग सम रेख डी एस। ये हमको दत्त में दिया गया है। ध्यान से देखोगे बी क्यू और यहाँ पे डी एस ये हमको दिया गया है। और दूसरा हमने निकाला पी बी आर डी। यहाँ पे लिखेंगे रेख पी बी सर्वांग सम रेख आर डी। ये कथन 2 से ये आ जाएगा ना। उसके बाद में कोण पी बी क्यू सर्वांग सम कोण आर डी एस ये आ जाएगा कथन 3 से ना। देखोगे सिद्ध हो गया हमारा। तो ये क्या बन जाएगा, भुजा कोण और ये भुजा। यहाँ पे भी देखोगे भुजा कोण ये भुजा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी बी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज आर डी एस ये क्या हो जाएगा, भू को भू कसौटी से ये सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा ना। जब ये देखोगे ये जब भू को भू कसौटी से सिद्ध होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू ये सार के सर्वांग सम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए भुजा पी क्यू सर्वांग सम है भुजा सार के। ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं हम लोग, देखोगे यस ए पी क्यू सी आर त्रिभुज यस ए पी सर्वांग सम त्रिभुज क्यू सी आर। इसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। भू को
भू कसौटी से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। इसको दे दो कथन नंबर 4, और यहाँ पे जब ये सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PS और QR। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए भुजा PS सर्वांगसम भुजा QR, ये भी आएगा सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। ये आ गया कथन नंबर 5। तो यहाँ पे लिखते हैं चतुर्भुज PQRS में क्या आया है, भुजा PQ सर्वांगसम भुजा। यह सार, ये हो गया कथन नंबर 4। उसके बाद में भुजा PS सर्वांगसम भुजा QR, ये आ गया 5। यहाँ पे लिखेंगे जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम होती है, वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज PQRS यह समांतर चतुर्भुज है। कुछ इस तरीके से बनेगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।